आज से हम यूपीपीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करने। इसमें डेली मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमें देखना है कि आंसर राइटिंग में क्या कहाँ आती है। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में जब क्वेश्चन लिख कर दिखाते हैं, में कुछ कुछ बेसिक समस्याएं जो सामने उभर कर आती हैं, पहले उन पे डिस्कशन करना होगा। फिर उन समस्याओं का समाधान करेंगे और देखेंगे कि आंसर को लिखना कैसे है। तो अगर मैं बात करूं कि जितने भी बच्चे यहाँ आते हैं ऑफलाइन में, के आंसर में एक जो बेसिक समस्या जो है, एक बेसिक प्रॉब्लम जो आती है, वो ये है कि क्वेश्चन का आंसर डिमांड के हिसाब से नहीं होता। उनको जो याद है वही लिख देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं होता। उन्हें लगता है कि अगर सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन आ गया तो उन्हें जो सांप्रदायिकता पर आ रहा है वही सब लिख डालेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो अगर हम बात करें कुछ मूलभूत समस्याओं की, तो उन पे पहले डिस्कशन करते हैं। तो पहली जो समस्या निकलकर सामने आती है वो ये है, क्वेश्चन जो होता है वो डिमांड के हिसाब से वो आंसर नहीं लिखते। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसकी डिमांड को नहीं देखते हैं और सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन को लिख भी रहे हो और उसका आंसर आपने पूरा 150 वर्ड में, 200 वर्ड्स में लिखा, लेकिन आपको नंबर फिर भी नहीं मिलता। और ये ज्यादातर बच्चों के साथ समस्या है कि वो कहते हैं कि सर हम लिख के तो आए लेकिन नंबर नहीं आया। नंबर ना आने का रीजन क्या? आपने उस क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं पकड़ा। अब उसका एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन एक लिखा है, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कहां समस्या आती है। क्योंकि यहां लिखा है कि सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। अब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लूं कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़े, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहां पर ये सांप्रदायिकता लिखा है और इसके कारण समस्याएं आ रही हैं और इसका उदाहरण देना है और क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दें। उन्हें ये कीवर्ड मिला, उन्हें सिर्फ यही दिखा कि ये सांप्रदायिकता पर क्वेश्चन है और हमें उदाहरणों सहित इसको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन उन्होंने इसमें यह नहीं देखा कि यहां पर सांप्रदायिकता के साथ साथ देखो, ये सांप्रदायिकता लिखा है, इसके साथ साथ देखो ये लिखा है शक्ति संघर्ष और दूसरा लिखा है आपेक्षिक वंचन। इंग्लिश में अगर यहां पर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है देखो, पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रीविएशन। आपेक्षिक वंचन के कारण उत्पन्न होता है कम्युनलिज्म। अर्थात हमें यहां पर पूरा सांप्रदायिकता पर नहीं लिखना है, हमें इन दोनों से रिलेट करना है कि पावर स्ट्रगल और रिलेटिव जो डेप्रीविएशन है वो कैसे कम्युनलिज्म को पैदा करते हैं, और उसके साथ में हमें एग्जाम्पल देने। तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसमें पूछा क्या है, वो सीधा सांप्रदायिकता के कारणों को लिख देंगे कि ये सांप्रदायिकता के कारण है, उनमें दो कारण ये भी होंगे। लिखा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन पहलुओं को नहीं लिखा होगा, लेकिन वो कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सांप्रदायिकता की डेफिनेशन देंगे और सीधा नीचे लिखने स्टार्ट कर देंगे। इसके ऐतिहासिक कारण होते हैं, इसके राजनीतिक कारण होते हैं, इसके सामाजिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, मीडिया की इसमें क्या भूमिका, अलग अलग तरह के जो इसके पहलू होंगे, आर्थिक कारण क्या है, उन सबको लिख देंगे। लेकिन इसमें मेन फोकस जो करना था वो क्या था, अपेक्षिक वंचन पे और शक्ति संघर्ष पे करना था। कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में इसका इस तरह से यूज हो रहा है, और अपेक्षिक वंचन के कई सारे पहलू होंगे, शिक्षा के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उन पर ज्यादा फोकस करना। एक तो ये हुआ। दूसरा देखो, इसमें एक और कीवर्ड छुपा है कि उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। देखो, ये देखो यहां पर लिखा इलस्ट्रेशन। ये भी एक कीवर्ड होता है कि इसको किस तरह से लिखना है। यहां पर अगर क्रिटिकल एनालाइज होता तब अलग से लिखना पड़ता, या रिव्यू होता तो अलग से लिखना पड़ता। यहां पर अगर लिखा होता डिस्कस कीजिए तो उसको अलग तरह से क्वेश्चन को लिखा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो होता है, उसके सभी पहलुओं को ध्यान से पढ़ना होता है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से इसमें कीवर्ड्स हैं, उनके आधार पर हमें क्वेश्चन। पहला जो समस्या हमारे सामने उभर कर आती है वो यही है कि हम आंसर को डिमांड के हिसाब से नहीं लिखते। जो क्वेश्चन में डिमांड है उसके हिसाब से क्वेश्चन लिखना होगा, तो आधी समस्या तो यही हल हो जाती है। दूसरा, अगर हम क्वेश्चन को समझ भी लेते हैं तो उसके बाद दूसरी समस्या ये आती है कि जो हमने पॉइंट्स को जनरेट किया उनका सीक्वेंस क्या लगाएं। क्या जाता है कि स्टूडेंट करता है कि वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लास्ट में ले जाता है, और जो कम इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको शुरुआत में ही लिख देता है। उनकी सिक्वेंसिंग भी करना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो अनइंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो शुरू में लिख देता है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको लास्ट में ले जाता है, लास्ट आते आते पेज खत्म हो जाता है।
उनको लिख भी नहीं पाता ढंग से। तो आपको उसकी प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उनका सीक्वेंस क्या हो, सीक्वेंस पर भी ध्यान देना होता है। इसी के साथ साथ तो यहां पर अगर मैं कहूं, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, सीक्वेंसिंग के साथ साथ हेडिंग्स नहीं देते हैं। ढूंढना पड़ता है कि कहां पर कौन सा कीवर्ड है, कहां पर क्या पॉइंट उसने लिखा है, ना पैरा चेंज करते हैं, वो अभी धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सीक्वेंस को लेकर होता है कि सीक्वेंस पर ध्यान नहीं रखते कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहले लिखने हैं और कौन से कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद में ले जाया जा सकता है। तो ये भी एक समस्या निकल कर आती है। तीसरी समस्या जो आती है वो आती है टाइम एंड स्पेस की। मैं कहता हूं ये दो समस्याएं एक साथ हैं, टाइम एंड स्पेस। अब टाइम एंड स्पेस की समस्या क्या है कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने, समय कम है और उतने कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां पर लिखनी है। आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है और साथ ही साथ उसकी फ्रेमिंग करनी है और फिर उसको लिखना है। ये काम बहुत कम समय में करना है और उसके बाद आपको तुरंत दूसरा क्वेश्चन लिखना है, फिर तीसरा लिखना है, फिर चौथा लिखना है, लगातार आपको क्वेश्चन लिखते जाना है। तो होता क्या है कि आपको सोचने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, मुश्किल से 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सोच के उसकी फ्रेमिंग कर लेनी है माइंड में, लिखने की भी जगह नहीं है ज्यादा। तो आपको दिमाग में ही फ्रेम करना है 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को समझकर और फिर उसको लगातार लिखते जाना है और उनकी सीक्वेंसिंग करते जाना है। बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो तीसरी समस्या टाइम की है और चौथी समस्या स्पेस की। लिमिटेड स्पेस होता है, उसको बड़ा बड़ा लिखते जाते हैं और लास्ट में स्पेस ही नहीं बचता लिखने के लिए। तो आपको उनको कंसाइज कैसे करना है, अपने विचारों को किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के फॉर्म में, किस तरह के आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आते हैं उसको कैसे यूज करें, वो सब सीखना होगा। आप अपनी जो दिमाग में जितने भी चीजें हैं उनको बहुत ही कम जगह पर लिख सके और अपने क्वेश्चन को पूरा भी कर सके। ऐसा ना हो कि आप चीजों को खा जाएं। लिखना भी पूरा है लेकिन कैसे कर दें उसके लिए हमें स्पेस का बहुत ही अच्छे से यूज करना होगा। तो ये भी एक समस्या है जो सामने आती है। इसके लिए बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें काम करना होगा। और चौथी जो समस्या हमें आती है, सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आता तो बहुत है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। आ रहा है सर, दिमाग में सब है लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो इसका भी हम देखेंगे कि इसका इलाज क्या करना है कि माइंड में है लेकिन उसको कॉपी पे आपके आंसर शीट पे कैसे उतारा जाए। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको इसमें समय लगेगा, हो सकता है 5 दिन लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है कईयों को 2 महीने लग जाए। तो इसमें समय लगता है कि ये जो माइंड में है उसको नोटबुक पर कैसे लेके आए, उसको अपनी आंसर शीट पर कैसे ले। तो सीखेंगे धीरे धीरे कि कैसे कैसे आप इसको करना चाहिए, उसको भी 1 बाय 1 हम देखेंगे। और एक जो समस्या लास्ट में आती है कि सर पॉइंट वाइज लिखें, बुलेट फॉर्म में लिख दें या पैरा के फॉर्म में, लोग कंफ्यूज होते हैं। पैरा अगर लिखना है तो पैराग्राफ लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आपको सोचना होगा। उनको कैसे हेडिंग देनी है, कैसे उनको मार्क करना है कि एग्जामिनर की नजर में आ जाए, कि वो आपका आंसर पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। और खास करके जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो वो एक पैरे में जब लिखा होता है तो वो पैरा भी चेंज नहीं करते, इतने बड़े बड़े लेंदी लेंदी पैरा होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे इनको पढ़ें और इसमें कौन सा की पॉइंट है जिसको खोजें कैसे। तो समस्या आती है ये वाली। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए। अगर आप पैरा में लिखना चाहते हो तो किस तरह से लिखेंगे, अगर बुलेट पॉइंट में लिखना है तो उसे कब लिखना। तो ये तो था मेन मेन जो समस्याएं हैं वो। अब आते हैं कि इन समस्याओं को का समाधान कैसे और आंसर लिखे कैसे। तो अगर वहां पर आए तो देखो इसके बेसिक स्टेप्स हैं, तो हम लिख लेते हैं इसके कुछ बेसिक स्टेप। किसी भी आंसर को लिखने के, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने एग्जाम में तो उसको अच्छे से लिखने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है। और धीरे धीरे अगर हम इस स्टेप्स को फॉलो करते करते अगर 40 50 60 क्वेश्चन लिख लेंगे, 100 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, वो फ्रेमवर्क ही आपके माइंड में आ जाएगा। तो आप 1 मिनट में बढ़िया से उसको फ्रेमिंग कर सकते हो और उसको लिख भी सकते हो। लेकिन शुरुआती टाइम में इसकी फ्रेमिंग में इन स्टेप्स को फॉलो करने में टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग जाएंगे आपको शुरुआती दौर में। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर सबसे पहला अगर मैं बेसिक स्टेप देखूं तो वो होता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा, रीड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये पहला स्टेप है। और इसी का दूसरा पार्ट है कि आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला क्या है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। क्यों करो? जो हमने देखा था समस्या की प्रॉब्लम क्या थी कि हम डिमांड के हिसाब से आंसर को नहीं लिखते, क्वेश्चन की डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, हमसे पूछा क्या गया है, उसकी थीम क्या है, किस पर क्वेश्चन पूछा है, हमें लिखना क्या होगा, तो वो सबसे पहले हमें पहचानना होगा। और अगर हम यहां पर बात करें कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स देखो दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं कीवर्ड्स, कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। और जरूरी है आपको समझना ये सब क्या है, तभी क्वेश्चन अच्छे से लिख पाओगे, क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं वो आपकी मेन थीम होती है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये आपकी मेन थीम है। मेन थीम का अर्थ होता है जो कंटेंट है आपका, जो सामग्री है, किस पर क्वेश्चन, जैसे अभी हमने देखा था कम्युनलिज्म पे, सांप्रदायिकतावाद पे, तो उसमें मेन थीम क्या होगी, कम्युनलिज्म हो गया। और उसके साथ साथ दूसरे कीवर्ड क्या हो गए, रिलेटिव डेप्रिवेशन, सापेक्षिक वंचना, और दूसरा हुआ था पावर स्ट्रगल, शक्ति संघर्ष। तो ये मेन कीवर्ड है और ये आपको मेन आपकी थीम होते हैं, और ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कंटेंट। वो सामग्री देंगे, वो आपके पास एक तरह से मूल जो कंटेंट है आपका वो होगा, और उसी का हमें यूज करना है उस आंसर के अंदर। तो आपको प्राइमरी कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, पहले ही उनको अंडरलाइन कर लेना है कीवर्ड्स को, कि इसके कीवर्ड ये हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था इस वाले एग्जांपल में, जहां देख लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहां पर कौन कौन से कीवर्ड हुए, एक तो सांप्रदायिकता हो गया सबसे पहले ये, और दूसरा हमने लिखा कि शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर सामने आता है, और तीसरा यहां पर हो गया आपेक्षिक वंश। ये जो तीन है ये आपके प्राइमरी कीवर्ड्स है, ये क्वेश्चन की थीम है, यहां से हमको सामग्री मिलेगी, कंटेंट मिलेगा जो हमें क्वेश्चन में लिखना है। और मूलभूत क्या है, कम्युनलिज्म। तो पहले तो आप क्या करोगे, देखोगे कि सांप्रदायिकता का मेन कंटेंट क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, उसके कौन कौन से कारण थे। फिर उस कारणों में से आप छांटोगे कि यार उनमें से शक्ति संघर्ष और आपेक्षिक वंचन वाले कारण कौन से, ये किस तरह से इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके पास एक पहला सांप्रदायिकता का कंटेंट आया जो आपने रिकॉल किया कि मैंने ये पढ़ा था। फिर उसमें से इन दो कीवर्ड्स के आधार पर आपने छांटा कि मुझे इन दो पर ही लिखना है, बाकी सब पर नहीं लिखना है। तो आपने क्या किया, एक तरह से कंटेंट को, अपने दिमाग में जो चीजें थी उनको एक दूसरे से अलग किया, सेपरेट किया, उनको एक स्ट्रक्चर बनाई। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले पकड़ा सांप्रदायिकता, फिर देखा कि इसको हमें इन दोनों के साथ जोड़ना है, तो ये वाला कंटेंट हमें लिखना है। तो ये जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो हमें मेन थीम प्रोवाइड कराता है, वो हमें कंटेंट प्रोवाइड कराता है। लेकिन दूसरे जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? देखो ये वर्ड होते हैं जो हमने यूज करे हैं लास्ट में क्वेश्चन के लिखे होते हैं, जैसे लिखा होता है डिस्कस, चर्चा करें, जैसे लिखा होता है एनालाइज, एनालाइज करें, मतलब इसका अर्थ होता है विवेचन करें, इसका अर्थ है विवेचन, डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करें। तो लास्ट में इन्हें टेल वर्ड्स भी कहा जाता है, कि जो पीछे लगते हैं पुच्छल वर्ड, टेल वर्ड्स, वो ये होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। लेकिन इनका क्या रोल होता है? देखो ये बताते हैं कि हमें इस कंटेंट को लिखना कैसे है। देखो ये तो मिल गया आपको मेन कंटेंट, कि भाई हमें ये चीजें लिखनी है, लेकिन इस कंटेंट का यूज कैसे करेंगे, हम कैसे इस कंटेंट का हम उस क्वेश्चन में डिमांड के हिसाब से उसका यूज करें, वो बताते हैं ये हमारे टेल वर्ड्स या ये सेकेंडरी वर्ड। जैसे सुनना, अभी अभी मैं अगर यहां पर कहूं इस वाले क्वेश्चन में, यहां पर उसने लिखा है इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन का अर्थ कुछ भी नहीं होता, इसका अर्थ होता है विशदीकरण, उदाहरणों सहित बताएं, मतलब कुल मिला के होता है उदाहरण सहित बताएं, अभी बताऊंगा सेकेंडरी की। हिंदी में इसको कहते हैं विशदीकरण, या इसको इंग्लिश में ही याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका अर्थ होता है उदाहरण सहित उसको बताएं, एक्सप्लेन करें उसे।
लेकिन इसमें हमें अगर उदाहरण सहित बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे ये दोनों सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, और इसके साथ साथ हमें इसके एग्जाम्पल लिख देने होंगे, और लास्ट में हमें इसका कंक्लूजन लिख देना होगा। लेकिन अगर मैं इसी की बात और करता, अगर मैं इसको किसी और तरह से करता, या मैं इसको कहता चर्चा करें, चर्चा करें जैसे ही आता, तो उसमें चर्चा करें में लिखना होता है कि आपको उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, उसके पक्ष में बातें भी लिखनी होती हैं और उसके विपक्ष में भी लिखनी होती है। तो अगर ये आ जाता डिस्कस पे, चर्चा को रूप पे आता, तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता कि हाँ ये इसके कारण होती है, लेकिन फिर मैं सेकेंडरी पार्ट में आता कि केवल यही एकमात्र कारण नहीं है कि जिनके कारण सांप्रदायिकता का उद्भव होता है, अन्य भी कारण है जिनके कारण सांप्रदायिकता भरकर, जैसे मैं कह देता ऐतिहासिक कारण कह सकता था, जैसे मीडिया की भूमिका मैं कह सकता था, या कोई और जो आपने पढ़ा है चीजें वो जो इसके अंदर आएंगी, वो कारण मैं इसके अंदर लिखता और फिर मैं कंक्लूजन। तो उसमें देखो बताया, देखो कंटेंट हमारे पास था, लेकिन उस कंटेंट को यूज कैसे करना है वो हमें इस टेल वर्ड ने बताया। इसी तरह क्रिटिकल एनालाइज होता है, तो हम कहते हैं कि समीक्षा कीजिए, इवैल्यूएशन आता है, मूल्यांकन आता है, तो उसमें ज्यादातर डिसएडवांटेज को ज्यादा लिखा जाता है, कॉन्स को ज्यादा लिखते हैं। अभी आगे देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आएंगे। एक एक उदाहरण से समझो इसको, कि एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया कि इलस्ट्रेशन अगर आएगा तो उसको किस तरह से लिखना है, और अगर डिस्कस आता तो उसको किस तरह से लिखना। तो आपको यह ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपकी बात करूं यहां पर, इसी तरह से यहां पर एक और क्वेश्चन की बात कर लें, जो पूछा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन लिखना। अगर मैं कहूं टेम्परेचर इन्वर्जन का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का मौसम पर क्या प्रभाव है, तो उसने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, टेम्परेचर इन्वर्जन का वेदर पर क्या इंपैक्ट है। तो आपको किस पर लिखना होगा, जितने भी वेदर के एलिमेंट्स हैं उन पर आपको आंसर लिखना होगा, ना कि उसके आर्थिक प्रभाव या अन्य प्रभावों पर चले जाना। अब मैंने ये क्वेश्चन दिया क्लासरूम में, तो बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने लिख के दिखाया, उसमें वेदर का एक पार्ट था, लेकिन उन्होंने दो पार्ट और भी बना रखे थे। किसी ने आर्थिक लिख रखा था, किसी ने कुछ और कर, ट्रांसपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह के प्रभाव भी वहां पर लिखे हुए थे। क्वेश्चन नहीं पूछा इस पे, क्वेश्चन किस पे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मौसम पर क्या, तो जो वेदर के जो एलिमेंट्स हैं आपको उन पे क्वेश्चन पे ये लिखना होगा कि तापमान पे क्या प्रभाव है, वर्षा पे क्या प्रभाव है, कोहरे पे क्या प्रभाव है, ठीक है, वहां डिजर्ट निर्माण में इसका क्या इंपैक्ट है, वो सब सारे के सारे आपको क्या लिखने थे, यहां पर आते। क्लियर हुई ये बात। तो ये इस तरह से करने हैं यूज हमें प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर मैं कहूं हमारा पहला जो स्टेप था वो क्या था, पहला स्टेप हमारा था कि हम कीवर्ड्स को क्या करें, पहचाने कि कौन कौन से हमारे कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कीवर्ड्स। अब आता है इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा होता है हमें प्लानिंग करनी होती है क्वेश्चन की। सेकंड स्टेप में हम करते हैं प्लानिंग क्वेश्चन की। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लानिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे क्वेश्चन की तो कैसे करेंगे प्लानिंग को, प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है, मेन बॉडी लिखनी है, और तीसरा आपका आ जाता है। अब प्लानिंग कैसे की, आपके पास कंटेंट आ गया, आपने देख लिया कि हाँ भाई ये प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, हमें कम्युनलिज्म पे लिखना है, उसके बाद शक्ति संघर्ष के साथ लिखना है, और उसको वो अपेक्षिक वंचन के साथ लिखना है कि ये कम्युनलिज्म था, उसमें से ये 2 पॉइंट छांट देने हैं। अब क्या करेंगे, अब उनको क्या करना है, इंट्रो में क्या लिखेंगे, उनमें से इंट्रो में क्या आएगा, उसके बाद उनमें से मेन बॉडी में क्या आएगा, और उनमें से फिर लास्ट में मैं कंक्लूजन क्या लिखूंगा, इस तरह का मैं आगे कंक्लूजन। तो तीनों के रूप में क्वेश्चन को फिर स्ट्रक्चर करना होता है उस कंटेंट के आधार पर, और यही है आपकी प्लानिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें से कीवर्ड को निकाला, देखा इसकी डिमांड क्या है, और फिर हमने उस क्वेश्चन के आंसर की क्या कर ली, फॉर्मेटिंग की, उसकी प्लानिंग की कि इसमें इंट्रो में ये डालूंगा, मेन बॉडी में ये डालूंगा, कंक्लूजन में मैं ये।
अब हमें इन तीनों पर अलग अलग से देखना होगा कि इंट्रो में हमें क्या करना होता है, मेन बॉडी में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है। कीवर्ड्स हैं वो मैं लास्ट में, फिर से ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये मैं लास्ट में समझाऊंगा, सेकेंडरी कीवर्ड्स को, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कैसे उनका यूज होता है। तो अगर हम आगे चलें अब, तो यहां पर अगर प्लानिंग की बात करें, सबसे पहला जो हमें लिखना होता है वो है इंट्रो, इंट्रोडक्शन जो हम लिखते हैं, जो भूमिका हम लिखते हैं। तो भूमिका कैसी होनी चाहिए? भूमिका बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये टोटल का 10% ही होता है। इतने वर्ड का क्वेश्चन है, उसका 10% आपको इंट्रो में लिखना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी कोई वो आपका बहुत ही दृढ़ रूल नहीं है ये कि आपको इसी तरह का फॉलो करना है। कुछ डेफिनेशन बड़ी भी होती हैं, लिख सकते हैं, 2 4 5 शब्द ऊपर नीचे होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड हो जाओ कि बस नहीं 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 इतना है तो इतने में ही लिखना है। अब अगर 150 वर्ड का शब्द है तो 15 शब्दों में कौन सी डेफिनेशन है जो कंप्लीट हो जाएगी? अगर आप टेम्परेचर इन्वर्जन आ जाए और टेम्परेचर इन्वर्जन की आप डेफिनेशन लिखने लगोगे तो 15 शब्द में कैसे कंप्लीट कर दोगे? है ना? तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो लगभग 10% के आसपास आपको इसको लिखना होगा। लेकिन ये होना क्या चाहिए? बिल्कुल ही सटीक होना चाहिए। सटीक मतलब टारगेटेड होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल पिन पॉइंट लिखना, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, आगे पीछे की लंबी लंबी नहीं लिखनी है। आपको सीधा जो पूछा है सीधा डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि जगह नहीं है आपके पास, ना तो समय है ना ही आपके पास स्पेस है। टाइम एंड स्पेस दोनों का कॉन्स्टेंट है आपके पास। तो आपको जो पूछा है सीधा क्या करो, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, कि पीछे बैकग्राउंड में जाने की, 4 लाइनें लिखने की वो जरूरत नहीं है। सीधा जो पूछा है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। टारगेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्योंकि इंट्रो क्या है, एक तरह की विंडो है आपके क्वेश्चन की, वो बता देगा कि नीचे इसने क्या लिखा है। तो बहुत ही सटीक होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, 10% के आसपास होता है। लेकिन इसके अंदर देखो होता क्या क्या, किस किस तरह से हम इंट्रो को लिख सकते हैं। इंट्रो के भी क्या होते हैं, इंट्रो को स्टार्ट करने की किसी भी क्वेश्चन को कई सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों को हमें देखना है कि किस किस तरह से क्वेश्चन का इंट्रो लिखा जा सकता है। देखो पहला जो इसका तरीका होता है वो है डेफिनेशन बेस्ड है। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो होते हैं, परिभाषा आधारित। मैं हिंदी में लिख दूं तो ये है परिभाषा आधारित। अब कुछ ऐसे आंसर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप उनको आंसर को डेफिनेशन से सीधा स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था टेम्परेचर इन्वर्जन का, तापीय व्युत्क्रमणता। तो आप सीधा तापीय व्युत्क्रमणता का क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन लिखो। सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा सांप्रदायिकता की परिभाषा लिख सकते हो। धर्मनिरपेक्षता पे आ गया तो आप उसकी सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, परिभाषा। जो टेक्निकल टर्म है, जिनमें कुछ छुपा हुआ है, टेक्निकल टर्म है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। लेकिन अगर बाढ़ पे आ गया तो बाढ़ की डेफिनेशन थोड़ी लिखने बैठोगे। एक जनरल फेनोमेना है, जो सामान्य परिघटना है, उसके लिए आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बाढ़ की डेफिनेशन लिख रहे हैं, सूखे की डेफिनेशन लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड आता है तो उसकी डेफिनेशन लिखना है कि लैंडस्लाइड क्या है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल के सहारे चट्टानों का, मलबों का खिसकना, ही क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड। वो एक डेफिनेशन है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स से क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्रेविटी। तो वहां पर कुछ टेक्निकलिटी है तो आप उसकी डेफिनेशन को दे सकते हो। लेकिन सीधा बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इस तरह के लिए आपको डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, जो तकनीकी जो शब्दावली होती है जिनमें, उनको आप इससे शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूं साथ के साथ, डन है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरे तरह का इंट्रो जो होता है वो होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब आप इतिहास से उठाते हो, ऐतिहासिक इंट्रो होता है। जैसे आपने बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया, हाँ? ध्यान की मूल संरचना का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आप कहां से शुरू करोगे, जो उसके बाद शुरू हुए थे वहां से, फिर केशवानंद भारती तक आओगे। तो वो कैसा हो गया, ऐतिहासिक हो गया। ये मुद्दा कब उभरा, कैसे कैसे चला, और लास्ट में केशवानंद भारती और उसके बाद की क्या क्या वाद है, उस पर क्या क्या डिसीजन है। तो आपने कौन सा दृष्टिकोण उठाया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण उठाया। अभी वो था राइट टू प्राइवेसी पे आया था, पुट्टा स्वामी केस 2017 का। लेकिन उससे पहले भी 2 केस थे जहां पर
इसको मूल अधिकारों का पार्ट नहीं माना गया था। तो वो केस कौन से थे? तो उनके पहले के जो केस है वहां से उठाओगे, उसके बाद आप कहां पहुंचोगे? पुट्टास्वामी केस पर। तो ये दृष्टिकोण भी कैसा हो गया? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आपने पीछे से उठाया और जो लास्ट वाद हुआ जिसके आधार पर वो सब न्यूज में आया, आप उसको क्या कर सकते हो? इस तरह के जो होंगे क्वेश्चन, उसमें आप किस तरह का इंट्रो लिखोगे? हिस्टोरिकल इंट्रो। समझ में आया कुछ? पक्का? चलूं आगे? देखो, तो हो गया डेफिनेशन बेस्ड। दूसरे कौन से हो गए? हिस्टोरिकल बेस्ड। ठीक है, अब देखो तीसरे तरह का इंट्रो कौन सा? ये होता है करंट अफेयर बेस्ड। करंट तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बेस्ड। अब करंट अफेयर बेस्ड कौन सा होते हैं? देखो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तटीय क्षेत्रों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या मैरीन बायोडायवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या तटीय समुदायों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हो? आप इसको करंट अफेयर से शुरू कर सकते हो, आईपीसीसी की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हो। हाल ही में आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया कि 2100 तक जो समुद्र का जो सी लेवल है वो 1 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। तो आपने क्या किया? वो जो करंट अफेयर में जो न्यूज में आपने पढ़ा था, उसको क्या कर दिया? यहां पर शुरुआत ही वहीं से कर दी, है ना? कि उसने क्वेश्चन पूछा क्यों? क्योंकि वो न्यूज में था और वहां पर उस रिपोर्ट की चर्चा हुई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2100 तक जो सी लेवल है वो 1 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो आपने वहीं से क्वेश्चन को क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, जैसे अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, आपने सुना होगा। AMOC कहते हैं जिसको शॉर्ट में, AMOC। तो उसमें लिखा हुआ उस रिपोर्ट में कि AMOC अब डेफिनेटली हो गया है कि वो अब स्लो होता जा रहा है। वो निश्चित हो चुका है कि ये स्लो हो गया है और हो रहा है। तो आप ये भी इस रिपोर्ट से शुरू कर सकते हो। आईपीसीसी AR6 के अनुसार जो AMOC है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, धीमा होता जा रहा है, जिसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर उसके इफेक्ट लिख सकते हो। तो वो भी आपने कहां से शुरू किया? करंट अफेयर से शुरू। हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूं। इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं ना। देखो ये वाला, जैसे ये सी लेवल पर क्या, फूड सिक्योरिटी पर आया था, ग्लोबल वार्मिंग का फूड सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको किससे शुरू कर सकते हो? वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आया, एक यूपीएससी में आया कि वाटर स्ट्रेस क्या है, उसके क्या कारण है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो आप उसको कैसे शुरू कर सकते हो? उसको कई तरह से शुरू कर सकते हो। तो डेफिनेशन बेस कर सकते हो कि वाटर स्ट्रेस है क्या, शुरू कर सकते हो एक। दूसरा ये हो सकता था कि एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर बता सकते थे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का इतना प्रतिशत जो इलाका है वो वाटर स्ट्रेस्ड है, या इस तरह का कोई आंकड़ा ले लेते। तीसरा, वहां पर भारत में एक इंडेक्स आया था, कंपोजिट वाटर इंडेक्स था शायद, उसके आधार पर भी आप उसको शुरू कर सकते हैं। जिस साल ये क्वेश्चन आया था वाटर स्ट्रेस वाला, ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। तो आप इसको कैसे शुरू कर सकते थे? या तो देखो यहां पर डेफिनेशन से शुरू कर देते कि वाटर स्ट्रेस है क्या, या आप इसको क्या कर देते, एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया था नीति आयोग का, इसके आधार पर करते तो ये करंट अफेयर बेस्ड था। इसके अलावा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, या उसकी एक न्यूज आई थी, उसमें बताया था कि इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो क्या, उनको पानी की उपलब्धता नहीं है। वो जो डेटा दिया हुआ था, तो डेटाबेस हो। एक ही क्वेश्चन को आप कई तरह से लिख सकते हो। देखो ये रहा डेफिनेशन बेस्ड, ये रहा करंट अफेयर बेस्ड, और ये है डेटा बेस्ड। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं जिनको आप लिख सकते हो। डन है? तो यहां पर हम आए कौन सा, करंट अफेयर बेस्ड या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये पूछा क्यों गया, क्योंकि न्यूज में था। अभी हमने देखा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की वजह से न्यूज में था। ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जो आई थी न्यूज, उसकी वजह से वो न्यूज में था। और एक तीसरा सीधा सीधा आप डेफिनेशन। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट है तटीय समुदाय पर, तो सी लेवल राइज से आप शुरू कर सकते थे कि 1 मीटर बढ़ जाएगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अर्बन हीट लाइन आइलैंड है, उनकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगी, उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देने लगा। तो आप उसको भी उससे जोड़ सकते हो अगर अर्बन हीट आइलैंड पे इफेक्ट आ जाए, नगरीय उष्मन द्वीप जिन्हें कहते हैं। तो हुआ ना। तो आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स के साथ इंट्रो को शुरू कर, है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
सॉरी अगला चौथा देखो कौन सा होगा। चौथा हो सकता है डेटा बेस्ड, जो हमने अभी देखा वाटर स्ट्रेस वाले में। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का जो आंकड़ा था उसके आधार पर आप लिख सकते हो। गरीबी का मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बता सकते हो कि इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कुपोषण पे कोई आ जाए, हंगर पे आ जाए, तो आप हंगर रिपोर्ट के बारे में, हंगर इंडेक्स है उसमें से कुछ आंकड़ों को उठा के उसका यूज कर सकते हैं। तो लगभग करंट अफेयर बेस्ड और ये डेटा बेस्ड ये लगभग क्या रहते हैं, आसपास ही, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो होता है वो होता है कोट बेस्ड। आपने किसी की क्या कर दिया, कोटेशन को ले लिया, क्या कर दिया, कोटेशन को ले लिया। तो कोट बेस्ड कौन से होते हैं, कोटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी का वक्तव्य या, ठीक है। तो कोट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें किसी ने कुछ कहा हो, जैसे अंबेडकर साहब ने किसी चीज पे कुछ कहा हो, उनकी लाइन से। ज्यादातर एथिक्स में आप इन क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो इस तरह के इंट्रो का। महात्मा गांधी ने किसी चीज के बारे में कुछ कहा हो, तो उन कोटेशन से आप इसको शुरू कर सकते हो। देखो इसका एक एग्जाम्पल आया था क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन था यहां पर, क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत संविधान में निहित है, उपयुक्त न्यायिक निर्णयों के उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करें। और इसके संदर्भ में भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में एक वक्तव्य दिया था, तो उनका ये कोट है, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। देखो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ होगा विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच प्रभावी समन्वय तथा किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करने वाले विभिन्न समूहों के बीच बिना किसी टकराव के उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए। तो हमें याद नहीं करना है अभी, इसको आगे देखेंगे। बता रहा हूं कि किस तरह से आप कोटेशन का यूज कर सकते हो, यहां से शुरू किया जा सकता है। हुआ नहीं हुआ, ये कोट बेस्ड क्वेश्चन। तो 5 तरह का जो आपका इंट्रो है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे हो गया, ठीक है, ये वाला जो मैंने कोर्ट बेस आपको बताया था। और ये देखो ये भी करंट अफेयर पे बेस्ड है। देखो निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरों का परीक्षण कीजिए। या तो इसको सीधा पुट्टा स्वामी केस से शुरू कर देते, या इससे पहले के 2 केस हैं, देखो एमपी शर्मा का केस और खड़ग सिंह का केस। तो अगर आप एमपी शर्मा और खड़ग सिंह से शुरू करोगे तो देखो ये 1958 का केस और ये 1961 का केस है। तो ये किस तरह का होगा, हिस्टोरिकल अप्रोच होगी। हुआ या नहीं हुआ। तो आपने इतिहास से उठाया और सीधा पुट्टा स्वामी से करते तो ये करंट अफेयर बेस हो जाता। डन है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया ये रहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव होने से खर्च और समय की बचत होगी, लेकिन इससे सरकार की जवाबदेहिता प्रभावित होगी। चर्चा करें, देखो ये डिस्कस करें आगे। इसमें क्या लिखना होगा आपको, उसको एक्सप्लेन करना होगा पहले, फिर उसके पक्ष लिखने होंगे, फिर उसके विपक्ष में भी लिखने होंगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना होगा। तो आपको किसने डिफाइन किया, इस डिस्कस ने बताया कि आपको इस कंटेंट को लिखना कैसे है। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर क्या था, रामनाथ कोविंद ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, तो उसी लिए ये न्यूज में था, वहीं से हम लिख सकते थे। ये रहा, देखो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो जब ये न्यूज में था तब ये चर्चा में था, तो वहीं से क्वेश्चन था, तो आप इसको इससे जोड़ सकते थे। ये कैसा हो गया करंट। अब वाटर स्ट्रेस वाला हमने देखा ही था। देखो जल संकट क्या है, ये डेफिनेशन बेस्ड भी हो सकता है, करंट अफेयर बेस्ड भी हो सकता है, और डेटा बेस्ड भी। इस तरह से हमें इनको क्या करना था, क्वेश्चन को है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, कौन सा, डेफिनेशन बेस्ड है, करंट अफेयर बेस्ड है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बेस्ड होते हैं, डाटा फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, और कोट उद्धरण बेस्ड भी ये होते हैं। इस तरह का इंट्रो हमें लिखना होता है, टारगेटेड हो, स्पेसिफिक हो, ज्यादा लंबे नहीं हो, और लगभग 10% में हमें कंप्लीट कर देना जितनी वर्ड लिमिट डन है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इंट्रो वाला सेक्शन। लेकिन इसके बाद देखो दूसरा जो मेन जो इसका पार्ट आता है, देखो मेन पार्ट कौन सा पार्ट है, मेन बॉडी। जो क्वेश्चन का मेन भाग है वो यही है, 80% हमें इसी को लिखना है, ये मेन चीज है। क्या अगर हम केक खाने जाते हैं तो उसके ऊपर जो पेस्ट्री के ऊपर जो लगा होता है वो सब क्या होते हैं, वो इंट्रो वगैरह होते हैं। इंट्रो असली जो चीज होती है वो क्या होती है, मेन बॉडी होता है। एग्जामिनर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो अब इसमें करना क्या होता है मेन बॉडी में, देखो पहले तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर हमने देखा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि इसकी डिमांड क्या है, कीवर्ड्स को देख लिया, और फिर कीवर्ड्स के आधार पर हम क्या करेंगे, आयाम बनाएंगे, उस क्वेश्चन को भागों में बांटेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कम्युनलिज्म वाला, उसी क्वेश्चन को लेके बार बार आगे चलते हैं। उसमें लिखा था एक तो सापेक्षिक वंचना और एक पावर स्ट्रगल।
तो सबसे पहले इसके अगर हम पार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंट्रो तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एक तो पार्ट लिखना है पावर स्ट्रगल पर और दूसरा लिखना है हमें रिलेटिव डेप्री। तो हमने इसको दो सब पार्ट में बांट लिया। फिर आगे इसके भी क्या होंगे सब पार्ट के, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, आगे बहुत सारे पार्ट होंगे यूं, इनके अंदर भी आगे क्या होंगे उप विभाजन, कि भाई ये किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इसके भी अलग अलग आयाम होंगे, इसके भी क्या होंगे अलग अलग, आर्थिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, जो भी है वो अलग अलग होंगे, इसके भी अलग अलग आगे डायमेंशन। तो यहां पर क्वेश्चन को हम पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूं कहें कि उसको मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं, उसके कई सारे के जो पार्ट्स हैं वो बनाते हैं, कई आयामों को क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं क्या करेंगे, हम आयाम को करेंगे इसके डायमेंशन। ये क्वेश्चन को बनाता है बहुआयामी। तो हमें सोचना होगा कि इसके कौन कौन से आयामों को क्रिएट किया जा सकता है, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी क्वेश्चन है इसके, राजनीतिक, तकनीकी, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, इस तरह से अलग अलग जो डायमेंशन है या उसके जो कंपोनेंट्स हैं, डायमेंशन हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं। जैसे वेदर का, मौसम का मैंने बताया था, तो मौसम के कौन कौन से घटक होते हैं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, विंड, प्रेशर, ये सारे क्या है, ये वेदर के पार्ट होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। डायमेंशन मैंने आपको बताया कि सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, पर्यावरणीय होता है, प्रशासनिक होता है नहीं है, ये सब होते हैं डायमेंशन है। तो इस तरह के डायमेंशन भी हो सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। तो देखेंगे किस तरह से डायमेंशन को आगे क्रिएट करते हैं जब क्वेश्चन आएंगे आगे। ये बात समझ में आई। तो ये जो मेन बॉडी होता है उसमें हमें क्या करना है, उसके जितने आयाम हम बना सकते हैं उनको बनाना होता है। और दूसरा जो काम हमें करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है इनका, ये भी हमें जब लिखते हैं तो साथ के साथ ये भी देखना होगा कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसको सबसे ऊपर लिखना है, उससे कम वाला ये, इस तरह से उनका हमें एक सीक्वेंस भी बनाना होगा। तो सीक्वेंसिंग करनी है, देखो साथ ही साथ आपको देखो सोचना है, सोचने के बाद आपको इंट्रो क्रिएट करना है, फिर मेन बॉडी के बारे में सोचना है, फिर कंक्लूजन के बारे में सोचना है, और लिखते जाना है साथ साथ, ऊपर सोचते लिखते जाओगे, नीचे की ओर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। साथ ही सोचना है और साथ ही सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरा, हेडिंग्स देनी होती हैं सबको, हेडिंग नहीं देते हैं, ऐसी पैरा बदला और लिखना चालू। आपको कीवर्ड जो भी होगा, जो भी आप पैरा चेंज कर रहे हो, जो आपका मेन पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, या तो आप उसको इस तरह से अंडरलाइन कर दो, जैसे मैंने यहां पर लिखा सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक, तो अंडरलाइन कर दो इसको। अगर मैं यहां पे यूं लिख रहा हूं, इस तरह से पैरा मैं लिख रहा हूं, यूं यूं पैरा लिख रहा हूं, यूं लिखा मैंने, फिर मैंने अगला पैरा स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने अगला पैरा यहां से स्टार्ट कर दिया, फिर से लिखना शुरू किया। तो यहां पर जो इसका कीवर्ड होगा उसको इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, अलग से दिखा दूंगा कि भाई इसमें ये वाला पॉइंट है, मेन है ये, इसके अंदर इसमें आपने मार्क करके एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मैंने इस पैरा में ये चीज लिखी है, तो उसको ढूंढना ना पड़े। और ये भी ध्यान में रखना है कि एक पेज पे कम से कम 3 पैरा तो हो ही हो। लोग बनाते हैं 2 पैरा, कम से कम 3, पहले 4 भी हो तो बढ़िया, 3-4 लाइन का बस एक पैरा होना चाहिए। एक पैरा यहां तक लिखा, दूसरा यहां तक लिखा, बस खत्म। करना क्या, 3 से 4 पैरे इसके अंदर होने चाहिए, इस पेज के अंदर एक पैरा, दूसरा, तीसरा, इस तरह 4, तो अलग अलग दिखे कि हाँ भाई तो पढ़ने में आसानी हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि इनका क्रम क्या आएगा, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैं पहले लिखूं, कौन से कम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं लास्ट में ले जा सकता हूं। अगर पेज भर भी जाएगा, वो रह भी जाएगा, तो सीधा कंक्लूजन लेके आगे निकल जाओगे। तो मेन पॉइंट आपके ना छूटे, तो आपको उनका सीक्वेंस भी ध्यान में रखना होता है कि सीक्वेंस क्या करना है। और दूसरा, आपको उनकी हेडिंग्स भी देनी होगी कि एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े, वो इनको देख के दूर से उसे दिख जाए कि भाई हाँ ये वाला इसके अंदर लिखा हुआ है, उसको ये की पॉइंट मिल गए, वो आगे निकल जाए। डन है। तो ये आपका होता है किसके अंदर, मेन बॉडी के अंदर। डन है। तो 80% भाग आपका क्या होता है, यही होता है मेन बॉडी वाला पार्ट। और लास्ट में तीसरा आपका कौन सा आएगा, ये भी आपको 10% ही लिखना है। और ये जो लिखना होता है, ये इसमें आपको पूरी छूट होती है।
इसमें आप अपने व्यूज को लिख, तो ये किस तरह से आप लिख सकते हो, देखो इसके अंदर आप क्या करना होता है, कोशिश करो कि ये पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर ऊपर बात की गई है तो उसका सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूशन को लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपने ऊपर डिस्कस की है, जल संकट है तो जल संकट है तो जल संकट की क्या हो सकती है, जल संकट का सॉल्यूशन भी तो हो सकता है ना, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन दे सकते हो, है ना। कोई मान लो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, तो आप उस प्रॉब्लम को भी बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये समस्या क्रिएट हो जाएगी। आप प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर सकते हो, आपका स्पेस है। ठीक है, तो आप इसमें पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कोई अच्छा संदेश दे सकते हो, सॉल्यूशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, भविष्योन्मुखी होता है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ये भी इस तरह के भी कई सारे कंक्लूजन होते हैं कि आप बताना चाहते हो कि फ्यूचर में हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो ये आपका कंक्लूजन होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हो। इसमें कोई रिजिड रूल नहीं है कि आपको किस तरह का लिखना, जैसा इंट्रो में था। इंट्रो में क्या होता है, पिन पॉइंट होता है, जो पूछा है उसी पे लिखना होता है। ये आपका डोमेन होता है, आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हो, आप उस क्वेश्चन को किस तरह से देख रहे हो, उस आधार पर ये क्वेश्चन को लिखता है। डन है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो कंक्लूजन के अंदर। आप यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज कर सकते हो, मूल कर्तव्यों का कर सकते हो ना। इसके अलावा आप यहां पर एसडीजीज का यूज कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। आप नीति निर्देशक तत्वों का यूज कर सकते हो, ईपीएसपी का, वो भी यहां पर यूज किया जा सकता है। तो आप इनको यहां पर इनमें से कुछ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे हंगर से संबंधित एसडीजी कौन सा है ना, स्वच्छ जल से संबंधित कौन सा है, पर्यावरण से संबंधित कौन से हैं, तो उनको आपको कुछ को क्या करना है, याद रखना है। तो ये पहले से अगर ध्यान में होंगे तो आप उनका यूज कहां कर सकते हो, कंक्लूजन में कर सकते हो। नीति निर्देशक तत्वों का, मूल कर्तव्यों का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इनका आप यूज करोगे किसमें, कंक्लूजन में, कि हमें ये उपाय करने से हम इन गोल्स की प्राप्ति कर सकते हैं, इससे इस तरह इन मूल कर्तव्यों की पूर्ति होगी, इससे ये नीति निर्देशक तत्वों का पालना हो रही है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको कंक्लूजन में डाल सकते हो। ये सीखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, जब क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर जब कंक्लूजन लिखाऊंगा मैं, तो वो क्या करेगा, सब क्लियर होता जाएगा। लेकिन एक माइंड में ये अप्रोच रहे कि हमें इस तरह से क्या करना है, चीजों को लेके जाना है। डन है, चलूं आगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का। तो अब देखो कुल मिला के हमने किया क्या, कुल मिला के हमने जो क्वेश्चन किया, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, रीड किया, पहला स्टेप। फिर हमने क्या किया, रीड करने के बाद उसमें से हमने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहला कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता लगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस डिमांड के आधार पर हमने क्या किया, कंटेंट को पहचाना, और फिर हमने इस कंटेंट के की भी क्या की, ब्रेनस्टॉर्म किया, दिमाग को लगाया कि इस कंटेंट में से भी क्या किया, छांटा, अलग अलग किया कि हमें इस कंटेंट में से कौन सा हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। मतलब इस डिमांड के हिसाब से क्या करेंगे, इस कंटेंट का यूज करेंगे। तो इसमें से छटनी करेंगे एक तरह से कि इस कंटेंट में से ये डिमांड ये है, तो इस कंटेंट को इस डिमांड के हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे, और इसके आधार पर हम क्वेश्चन की क्या कर देंगे, प्लानिंग करेंगे, हाँ या ना, क्वेश्चन की प्लानिंग करेंगे। और इसके अंदर हम इस कंटेंट का किस रूप में यूज करेंगे, इंट्रो के रूप में, मेन बॉडी के रूप में, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे। सबसे पहला हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें से कीवर्ड को देखा और उसकी डिमांड को समझा, और फिर उसके कीवर्ड और डिमांड के आधार पर देखा कि हमने कंटेंट क्या है, और उस कंटेंट का हमने इस कीवर्ड और डिमांड के आधार पर उसकी फिर क्या की, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन की प्लानिंग कर दी, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन के। कुछ नहीं है, 30-40 क्वेश्चन लिखने के बाद ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में एक ढांचा है, वो फिक्स हो जाएगा कि हमें इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। ये अभी भारी भरकम लग रहा है आप लोगों को कि क्या क्या है, जब आप लिखने लगोगे धीरे धीरे 30-30 क्वेश्चन होंगे, तो इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, और उस तरह से दिमाग चलने लगेगा 40-50 की, यार एक डेफिनेशन बेस लिखना है, करंट बेस लिखना है, हिस्टोरिकल बेस लिखना है, इंट्रो किस आधार पर लिखना है।
डायमेंशन को क्रिएट करना, अच्छा इस तरह के डायमेंशन को क्रिएट किया जा सकता है। कंपोनेंट को क्रिएट करना, इस तरह से कंपोनेंट को क्रिएट किया जा सकता है, हो जाएगा। लेकिन थोड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको मान लो कि समय कम रह जाता है लास्ट क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ सकते हो। इंट्रो और कंक्लूजन को क्या करो, छोड़ दो, सीधा किस पे लिखो, मेन बॉडी पे। ये कितना था और इन दोनों को मिला के कितना है, पता लगे। इंट्रो को सोच रहे हो, इन दोनों को सोच के लिखना पड़ेगा, टाइम लेगा आपका। लेकिन यहां पर अगर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से क्रिएट कर दिया आपने, तो 80% नंबर तो इसी पे डिपेंड करता है। और एग्जामिनर भी समझता है कि लास्ट आते आते क्या है, समय कम है, तो आप मेन बॉडी पर लिख भी दोगे तो कुछ तो ठीक नंबर देगा। इनसे क्या, ज्यादा ज्यादा इनसे एक या एक नंबर का फर्क पड़ेगा दोनों से। बहुत अच्छा लिखा है तो 1-1.5 नंबर का एक क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। अगर आप इसमें इनको लिखने लगे लास्ट क्वेश्चन में, तो ये मेन बॉडी रह जाएगी। अगर दो क्वेश्चन ऐसे रह गए, तो आपको यहां से फायदा होना है 1-1 नंबर का, और यहां पर नुकसान होना है 4-4, 5-5 नंबर का। समझ में आ रहा है बात? तो अगर लास्ट है, शुरुआती क्वेश्चन में नहीं कह रहा हूं मैं, कंडीशन अप्लाई है ये पता लगे शुरू वालों में ही ये चालू हो रहा है, सर ने तो ये बोला था, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, लास्ट वाले कंक्लूजन लग रहा है कि आपको बहुत टाइम कम रहा है, 3-4 क्वेश्चन बच गए हैं, तो क्या करो, उनको छोड़ने से अच्छा है उनकी सिर्फ मेन बॉडी बनाया हो, चार्ट बनाया हो, उससे वो कुछ नंबर तो आपको देगा। खाली से तो अच्छा है ना कि आपको मिल जाए, क्योंकि 80% जो है वो किस पर फोकस्ड है, मेन बॉडी पर वो हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में ध्यान है। तो ये आपके पूरे के पूरे थे क्या, किस तरह से क्वेश्चन को लिखना है। अब एक क्वेश्चन और था जो दिमाग में शुरू में हमने देखा था। पहला तो हमने प्रॉब्लम ये समझी थी कि क्वेश्चन को डिमांड के हिसाब से लिखना क्या है, ये प्रॉब्लम थी। दूसरा मैंने बताया कि सीक्वेंसिंग करनी है आपको। तीसरा हमने ये समस्या टाइम और स्पेस की थी। तो टाइम की समस्या तो क्या करेगी, वो धीरे धीरे जब आप 1 मिनट में फॉर्मेटिंग करने लगोगे, इसकी जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो टाइम की समस्या वो समाप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से अगर प्रैक्टिस होगी, तभी वो अप्रोच वहां पर 20 क्वेश्चन लिख पाओगे। अब मेरे जैसा पूरा साल तो पेन चलाता नहीं है। जब आप पेन ही नहीं चलाओगे साल भर, तो वहां पर एकदम से जाके की फॉर्मेटिंग करना, उसको लिखना, तो वो क्वेश्चन के लिए टाइम तो कम रहेगा रहेगा। और स्पेस कैसे कंप्लीट करना, उसका हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन में सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें चार्ट बनाने हैं। तो उनका चार्ट के थ्रू, हम डायग्राम के थ्रू, उनके सबके थ्रू जो स्पेस है उसको क्या करेंगे, कम से कम में ज्यादा लिखने की कोशिश। अब एक रह जाता है बुलेट फॉर्म में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। सही है। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन आता है, तो आपको उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप प्रेफर करो किसमें लिखो, बुलेट फॉर्म। बुलेट फॉर्म में मतलब कि आप उसको 1 2 3 करके पॉइंट वाइज लिख दो, या ऐसे बुलेट लगा लगा के ऐसे इस तरह से लगा लगा को लिखते जाओ, अगर आपको कंटेंट अच्छा आता है तो। अगर आपको लगता है आपको कंटेंट नहीं आ रहा पूरा ढंग से, तो आपको क्या करना है, तो आप पैरा में लिखो कि एग्जामिनर की पकड़ में ना हो कि आपको नॉलेज कम है उसको। लेकिन अगर आपको अच्छा कंटेंट आता है, आपको अच्छी समझ है उसकी, तो आपको क्या करना है, आप उसको पॉइंट वाइज लिखोगे तो उसको जल्दी दिखेगा, उसको पढ़ने में आसानी होगी, और वो बढ़िया नंबर लगाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉइंट में ही आपको नंबर मिलेगा और पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, दोनों में नंबर मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लिखते कैसे हो। लेकिन अगर पैरा में लिखोगे, तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इस तरह से उनको हेडिंग देनी है, इस तरह से उनको मार्क करना है, उसको दिखाना है एग्जामिनर को कि मैंने ये की पॉइंट इसके अंदर डाले हैं। दूसरा, जब आपकी राइटिंग साफ ना हो, तो भी आपको किस में लिखना है, तो आप इस पॉइंट वाइज लिखोगे, बुलेट पॉइंट। शब्दों का कम होगा, लिखना कम होगा, और साफ साफ दूर दूर लिखोगे, तो वो एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाएगा। अगर आपकी राइटिंग गंदी है, साफ नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्म में जाना। इस वाले में आप ज्यादा लिखोगे, जितना गंदा लिखोगे उतना एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा और नंबर कम लगा। और नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा मिलेगा और इसमें, बस हाँ ये उसके एग्जामिनर के लिए थोड़ा आसान होता है। और अगर आपको इस तरह से कीवर्ड में बना दोगे, तो ये भी उसके लिए क्या है, आसान रहेगा। आपने अंडरलाइन कर दिया या उसको इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है। तो यही कंडीशन है। और बुलेट फॉर्म को लेकर और पैराग्राफ को लेकर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसमें ज्यादा मिलता है किसमें कम मिलता है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिख दो, कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिख दो, दोनों को मिक्स करके लिख दोगे तो बढ़िया।
या एक ही क्वेश्चन में क्या करो, कुछ पैरा लिख दो, कुछ क्या कर दो पॉइंट वाइज में। तो दोनों को मिक्स करके भी आप क्या कर सकते हो एक ही क्वेश्चन में, और मिक्स अप्रोच सबसे बेस्ट होती है। हर क्वेश्चन में क्या करो, कुछ पैराग्राफ्स का यूज कर लो और कुछ क्या कर लो पॉइंट वाइज में। तो एक मिक्स अप्रोच रहेगी, तो एग्जामिनर किसी भी आपको उसको नहीं लगेगा कि एक ही तरह का उसने क्वेश्चन लिख रहा है बार बार आंसर। डन है। तो ये था इसका मेन मेन। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, तो आओ अब आगे देखते हैं कि कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। देखो हमने कीवर्ड्स देखे थे कि सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड है। और कीवर्ड में मैंने आपको बताया था दो तरह के कीवर्ड्स थे, एक थे प्राइमरी कीवर्ड्स और दूसरे थे सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है। और प्राइमरी कीवर्ड का मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन की मेन थीम होती है, क्वेश्चन की मेन थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, या यूं भी कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन का कंटेंट होता है। तो किस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन कंटेंट हमें यूज करना है वो बताते हैं ये प्राइमरी। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था सांप्रदायिकता वाला, याद है? तो सांप्रदायिकता वाले में कि सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण करती है। इसमें हमने मार्क किया था कि इसमें प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, सांप्रदायिकता, फिर शक्ति संघर्ष, और फिर था ये आपेक्षिक वंचन। कि जो सांप्रदायिकता है वो उसने पूछा है कि शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभर कर, इनके कारण उभर कर आती है सांप्रदायिकता। और फिर लिखा है कि उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क। तो प्राइमरी कीवर्ड हमने पता लगा कि मेन कंटेंट क्या है हमारा, सांप्रदायिकता, और उसमें से भी हमें यूज करना है शक्ति संघर्ष को और आपेक्षिक। तो ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड है जो हमने देख लिया। तो इससे हमें पता लग गया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें कौन सा कंटेंट यूज। और फिर आता है हमारा कौन सा, सेकेंडरी कीवर्ड। देखो सेकेंडरी कीवर्ड में हमने देखा था कि यहां पर इन्हें टेल वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल वर्ड्स भी। तो यहां पर हमने कहा था कि ये क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे डिस्कस, जैसे हमने पढ़ा था एना, ये सारे के सारे सेकेंडरी ये बताते हैं कि हमें इस कंटेंट को यूज कैसे। तो देखो यहां पर हमने देखा था इसी में कि यहां पर लिखा है उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए, या यहां पर लिखा देखो इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है एक्सप्लेन कर दो और उसके साथ साथ उसके क्या कर दो, उदाहरण दे दो। तो हमने इसके क्या करेंगे कि इनकी वजह से ही ये सांप्रदायिकता उभर कर आती है, इसको हम बताएंगे कि हाँ होती है, उसके साथ में उसके क्या कर देंगे, उदाहरण दे देंगे और लास्ट में उसका। लेकिन यही होता चर्चा करें तो, डिस्कस करें तो, मैंने बताया था चर्चा करने पर क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, ये तो बताना ही होगा, एक्सप्लेन भी करना होगा, प्लस क्या करना होगा, प्लस हमें इसके विपक्ष में भी बताना होगा कि ये, या यूं कहें कि इसका दूसरे पक्ष को भी बताना होगा कि केवल इन्हीं की वजह से नहीं होता, अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से ये सांप्रदायिकता उभर सामने आती है। और फिर हम उसका कंक्लूजन। तो एक ही क्वेश्चन को हमने देखा अलग अलग तरीके से कौन कौन से सेकेंडरी कीवर्ड्स हो, उसके आधार पर ये बदलता रहता है। अब इसको हमें पढ़ना है कि ये कैसे हैं, ये कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें सेकेंडरी कीवर्ड्स की, क्या लिख दूं, सेकेंडरी की, इनकी चार कैटेगरीज है मेन। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी कैटेगरी फर्स्ट की बात कर लें अगर, तो ये सबसे बेसिक कैटेगरी होती है, सबसे मूलभूत इसकी यही कैटेगरी है। जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं उनकी ये संबंधित होती है क्या से। ठीक है, इसके अलावा कई बार टेल वर्ड लिखा होता है लिस्ट। इसके अलावा एक और लिखा होता है, इसके साथ देखो इसका अर्थ तो हो गया क्या, ये लिस्ट का अर्थ तो लिस्ट बनाए हो गया। ठीक है, एनुमरेट मतलब गिनाइए, अर्थ होता है गिनाइए। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है इंडिकेट कीजिए, इंडिकेट कीजिए। ठीक है, इंडिकेट का अर्थ क्या होगा बताओ, सूचित कीजिए। इंडिकेट का अर्थ क्या होता है,
डन है, ये बात क्लियर हुई। ये इस तरह के बेसिक बेसिक होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, आपको सिर्फ बताना है कि कोई परिघटना है, कोई भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में क्या क्या आप जानते हो, सिंपली आपको बता देना होता है। ये क्या से संबंधित क्वेश्चन होता है। एलोबरेट वो दूसरे में आएगा, इसके साथ इसके एक और होता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब भी इसके अंदर होता है। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करें, क्या होता है, वर्णन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन यही होते हैं, ठीक है। एक और भी शब्द इसमें जुड़ जाता है कई बार, ब्रिंग आउट, उल्लेख कीजिए, क्या होता है, उल्लेख कीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट कैटेगरी के। इसमें सिर्फ आपसे जो पूछा है क्या के बारे में वर्णन करें, जो पूछा बस उसके बारे में आपको सिंपल से बता देना है कि ये फायदे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उन सब पे नहीं जाना होता। आपको सिर्फ जो पूछा है, जो परिघटना पूछी है, आपको उसके बारे में सीधा सीधा बता देना। जैसे पूछा टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है और उसके प्रकारों के बारे में बताएं, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर इन्वर्जन बताओ, उसके टाइप्स को बताओ और निकलो। उसके महत्व और उन सब पे जाने की आपको जरूरत। तो सिंपल क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या बताना होता है, वर्णन करना होता है। गिनाइए, गिनाइए मतलब आप लिस्ट बना दीजिए उनके 1 2 3 4 लगा के। इंडिकेट कीजिए, ब्रिंग आउट, उल्लेख कीजिए। ये सब क्या होता है, एक तरह से आपसे क्या से संबंधित क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा है कि क्या क्या इसके अंदर आप जानते हो, बता दो। डन है। अब इसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं कैटेगरी 2 लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या होता है, इसके अंदर आता है एक्सप्लेन, क्लैरिफाई। इसके अलावा आता है एलैबोरेट, जो भी आप पूछ रहे हैं। इसके अलावा आता है इसके अलावा जो अभी हम क्वेश्चन में देख रहे थे, क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा ये मेन मेन क्या है इसके, ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं। हिंदी अभी बताता हूँ, हिंदी भी बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। ये समझ में आया सब। एक्सप्लेन की हिंदी होती है व्याख्या करें, इसका अर्थ होता है स्पष्ट करें। का अर्थ होता है एलबरेट, का अर्थ होता है विस्तार करें। डेट का अर्थ होता है सरलीकरण। और इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है, इलस्ट्रेट का अर्थ होता है विशदीकरण। में आपको एग्जाम्पल लिखने होते, उदाहरण लिखने होते हैं। और यहां पर थ्रो लाइट मतलब प्रकाश डाल। ये सारे के सारे होते हैं सेकंड कैटेगरी में। लेकिन इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको क्या के साथ साथ वाई भी लिखना होता है, क्यों भी लिखना होता है, क्या, हाउ, कैसे लिखना होता है, मतलब क्या है और उसके पीछे का कारण क्या है, मतलब उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हुआ। तो ये एक तरह से इस व्हाट वाला जो पहले वाला क्या था उसका क्या है, ये एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ आपको क्यों भी बताना है, उसके कैसे है ये भी बताना है, मतलब उसको और एक्सप्लेन कर देना है इसके अंदर, उसके पीछे के कारणों को बताना है। सिर्फ आप उसके बारे में जानते हो वही नहीं, जो सीधा वर्णन नहीं करना है उसको, इसके पीछे के कारणों को बताना है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको उसको समझाना है एक तरह से को, कि सामने वाले को चीज को समझाना है। मैं आपको कहूं एक्सप्लेन करो, मुझे एक्सप्लेन करो मतलब आप मुझे समझाओ, कि मैं आपकी कॉपी को, आंसर को पढ़ता जाऊं और चीज को पूरी तरह से क्या करता हूं, समझ जाऊं। वो होता है क्या आपका ये वाला। तो इसमें क्या तो है ही है, क्या तो लिखना ही पड़ेगा क्या है, लेकिन उसके साथ साथ उसके क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे के कारणों को उसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों है ऐसा। डन है। अगर मैं इसको इस तरह से कह दूं कि ज्वालामुखी पेटियों के को एक्सप्लेन कीजिए, क्या कर रहा, ज्वालामुखी बेल्ट्स को, वोल्केनिक बेल्ट्स को मैं क्या करूं, एक्सप्लेन करूं। या मैं यूं कह, सेस्मिक बेल्ट्स को आप एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन क्या होगा, मुझे बताना होगा कि सेस्मिक बेल्ट कौन कौन सी है, फिर मुझे क्या करना होगा, उसके कारणों को भी बताना होगा, उनको एक्सप्लेन करना होगा कि यहां पर ये बेल्ट क्यों है। और अगर मैं उसको कहता वो पहले वाले में कि वर्णन करो, तो मुझे क्या करना होता है, मुझे बताना होता कि ये सेस्मिक बेल्ट्स हैं, ये इस जोन में आती हैं, दैट्स ऑल। मुझे उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि कैसे हुई, प्लेट टेक्टोनिक्स ने कैसे इनको क्रिएट किया, क्या है, वो सब नहीं बताना होगा। में सिर्फ आपको क्या करना है, वर्णन करना है। पहले वाले में, दोनों में समझ में आया।
पहले में क्या होगा, अगर मैं बोलूं सेस्मिक बेल्ट है तो सेस्मिक बेल्ट्स के बारे में आपको लिखना है कि क्या क्या कौन कौन सी सेस्मिक बेल्ट है, दैट्स ऑल। उसको गिनाइए, लिखा ना, गिनाइए कौन कौन सी सेस्मिक बेल्ट्स हैं उनको बता दो। लेकिन मैंने क्या पूछा कि उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा उसके पीछे का क्या कारण। क्लियर हुआ? तो उसके पीछे वाई, वो क्यों है, देखो क्या तो बताया ही बताया, उसके पीछे क्या बताया वाई। और किया ये भी कह सकते हैं कि कैसे बनी वो, वहां पर ज्वालामुखी क्रिया क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब किसके अंदर आएगा, के अंदर। क्लियर है? तो ये वट का क्या है, एक एक्सटेंशन है, उसी का एक अगला फॉर्म है। लेकिन इसमें अब आपने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ गए। सबसे बेसिक कैटेगरी कौन सी थी, ये वाली। उसके बाद वाली कैटेगरी कौन सी आती है, ये वाली। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी से पहले हमें फोर्थ कैटेगरी देखनी होगी, चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कैटेगरी में सिर्फ दो ही वर्ड है मेनली, वो है एनालाइज। इसका अर्थ होता है विवेचन, है विवेचन करें। दूसरा इसके अंदर होता है डिस्कस, का अर्थ है, क्लियर हुआ। अब चर्चा करें में क्या होगा, देखो ये उसका भी एक एक्सटेंशन है, समझ। यहां पर आपको चर्चा करेगा लेता सभी पक्षों को लिखना होता है, जितने भी पक्ष आप इसके जानते हो उन्हें सभी पक्षों को क्या करना है, सभी पक्षों को लिख देना है। सबसे पहले क्या होगा, आप क्या जानते हो वो भी लिखो, आई जानते हो। के बाद इसके प्रोज मतलब इसके एडवांटेज, इसके कॉन्स, इसके डिसएडवांटेज, ये सब लिखना होता है। एक तरह से मैं अगर इसको कह दूं तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। पर हमने पढ़ा था एक्सप्लेन जो करने में, तो हमें क्या करना है, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, ठीक है, इसके प्रोज भी देने हैं, इसके कॉन्स भी देने हैं। प्रोज कॉन्स का मतलब उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या, लाभ क्या है, हानियां क्या, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये लगभग 70% होता है। इसमें ये कौन जो होते हैं जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट है, ये सिर्फ 30% ही लिखना होता है, बहुत कम होता है। ज्यादातर पार्ट किसमें लिखना है आपको, उस परिघटना को क्या करना है, एक्सप्लेन करने में, और उसके जो पक्ष है उसको लिखना है। और बहुत कम क्या करना है, उसका कौन लिखना है। वो सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन देखो, अगर मैंने कहा था कि उसमें क्या करता, डिस्कस करो कर देता, तो आपको क्या करना था, पहले लिखते कि इन दोनों की वजह से वो क्या होता है, सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है पावर स्ट्रगल की वजह से। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने, पावर स्ट्रगल के साथ साथ रिलेटिव डेप्रिवेशन, इन वजह से। और उसके हम क्या करते, उदाहरण देते, तो हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, और उसके प्रोज भी, उसके पक्ष में हमने क्या कर दिए, एग्जाम्पल भी दिए। उसने लिखा कि एग्जाम्पल दो, तो पक्ष में एग्जाम्पल लिख दिया। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, 70%। और 30% में हम क्या बताएंगे कि भाई केवल इसी वजह से ही सांप्रदायिकता नहीं होती है, ऐतिहासिक कारण भी होते हैं, मीडिया की भूमिका भी हो जाती है, और भी अन्य कारण है, उनको हम क्या करेंगे, इस 30% में लिखेंगे। और लास्ट में हम, हाँ हुआ। तो ये क्या हो गया, ये देखो अब कीवर्ड समझ में आ रहा है, कीवर्ड चेंज होते ही क्वेश्चन को लिखने का तरीका पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये तीसरी कैटेगरी है चर्चा करें, इसमें सभी पक्षों को आपको लिख देना है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन और जो ये वाला प्रो वाला पार्ट है, उसके पक्ष वाला पार्ट है, उसको ज्यादा लिखना है, नेगेटिव वाले को थोड़ा कम लिखना, डन है। अब आता है चौथा, कैटेगरी फोर। अब इस कैटेगरी फोर में कौन कौन से आते हैं, देखो इसके अंदर आता है क्रिटिकली एनालाइज, सुना है नहीं, ये क्रिटिकली एनालाइज, इसका मतलब होता है समीक्षा करें, क्या करें, क्रिटिकली एप्रिसिएशन भी सुना होगा आपने, ना, क्रिटिकली एप्रिसिएशन को भी यही होता है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज किया। दूसरा हम कर सकते हैं रिव्यू, रिव्यू भी क्या है, एक तरह की समीक्षा है। तीसरा होता है इवैल्यूएशन, का अर्थ होता है मूल्यांकन, का अर्थ क्या है, ठीक है। इसके अलावा होता है एग्जामिन करें, एग्जामिन का अर्थ क्या होगा बताओ, परीक्षण करें। नाम परीक्षण भी लिखा होता है आगे, नाम परीक्षण भी लिख देते हैं, परीक्षण लिख देते हैं, ये सब क्या शब्द है, ये सब के सब कैटेगरी फोर के अंदर क्रिटिकली एनालाइज हो जाए, क्रिटिकली एप्रिसिएशन हो जाए, रिव्यू हो जाए, इवैल्यूएशन हो जाए, एग्जामिन हो जाए, ये सब फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको वही एक्सप्लेनेशन तो लिखना ही लिखना है,
डन है, सेम तो करना ही है। इसके अंदर प्रो भी लिखने हैं, इसके अंदर कौन भी लिखने हैं, एडवांटेज भी लिखनी है, डिसएडवांटेज। लेकिन ज्यादा पार्ट किसमें लिखना होता है कि आलोचना ज्यादा करनी होती है, उसके नेगेटिव पक्ष, उसके डिसएडवांटेज है, उन पर ज्यादा फोकस करना होता है। देखो लिखा ना क्रिटिकली, आलोचनात्मक परीक्षण क्या बोलते हैं इसको, एक ये भी शब्द होता है आलोच परीक्षण। ठीक है, तो आपको उसने पहले ही बोला कि आलोचनात्मक परीक्षण, तो आलोचना लिखनी है। तो आपको लेकिन ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं लिखना, आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, आपको उसके पक्ष में भी लिखना है और उसके विपक्ष में भी लिखना है। लेकिन विपक्ष वाले पार्ट को थोड़ा सा क्या कर देना है, ज्यादा लिखना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन। और याद रखना कंक्लूजन इसका नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव ही हो। ठीक है, पर हाँ क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ऊपर क्वेश्चन ही अगर नेगेटिव हो तो उसका तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। लेकिन अगर नॉर्मली कोई हो, जैसे वेगनर का सिद्धांत आ जाए, उसको मैं कहूं क्रिटिकली क्या करो, एप्रिशिएट करो, तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा बहुत उसकी थ्योरी को बहुत थोड़े में एक्सप्लेन कर दोगे और उसके बाद उसकी क्या लिखोगे, ज्यादा में आलोचना ही लिखोगे। लेकिन लास्ट में आके आप क्या लिखोगे, उसकी आलोचना कंक्लूजन में लिखोगे ना कि भाई वो उसके क्या थी, उस समय नॉलेज बहुत कम था, उस तरह उसने फिर भी ऐसा सिद्धांत दिया जो कि क्या था, अपने समय से काफी आगे था, जिसने आगे प्लेट टेक्टोनिक्स की नींव रखी। हालांकि कुछ बलों को लेकर उसमें कमियां थी, इस तरह का हम बना के लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नोट में लास्ट में जाए, ना कि इसको नेगेटिवली पूरा विलेन दिखा दें। क्योंकि अगर हम बात करें वैगनर की, तो वैगनर ने जो उस समय सिद्धांत दिया था वो अपने समय से बहुत आगे था। उससे पहले कॉन्टिनेंट्स को स्थिर माना जाता, उसने पहली बार कहा कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। तो क्या उसका योगदान कम है, योगदान तो कम नहीं है। हालांकि तब तक क्या था, विज्ञान में इतनी प्रगति नहीं हुई थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी नहीं आई हुई थी, कई सारे सिद्धांत और नहीं आए हुए थे, उसके फोर्सेस को लेकर वो सही नहीं था। लेकिन उसने जिस तरह की उसने पूरा का पूरा उसके प्रमाण पक्ष प्रस्तुत किए, उसी ने आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह की नींव रखी। तो क्या उसका इंपॉर्टेंस कम है, तो हम उसको पूरी तरह से आलोचना करके कैसे छोड़ देंगे। तो हमें उसके महत्व को बताना भी होगा कि हाँ ये भी इसका क्या है। तो हमें कंक्लूजन भी देना। अब सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन आएगा तो यहां पॉजिटिव नोट पे थोड़ी छोड़ेंगे, तो हमें क्या बताना होगा कि ये क्या है, इसको हमें दूर करने के लिए सरकार ने या तो बता सकते हैं कि क्या प्रयास किए हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, कुछ इस तरह का, है ना। तो वो कंक्लूजन में ऐसे है। तो याद रखना क्या करना है, हमें एक्सप्लेनेशन है, प्रोज के बारे में बात करनी है, कॉन्स और कॉन्स के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पर ज्यादा। एनालाइज वाले में किसमें क्या ज्यादा था, प्रो ज्यादा था, इसमें कॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव पे ज्यादा हमें बात डन है। ये आपकी कौन सी होती है, चौथी कैटेगरी। और एक और होता है, लास्ट होता है, वो होता है कमेंट करें, क्या करें, टिप्पणी करें। टिप्पणी करें भी क्या होता है, इसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, वही सेम का सेम होगा, व्याख्या करनी है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर पक्ष लिखना है इसका, फिर इसका विपक्ष में लिखना है, और दोनों को क्या करो 50-50 लिख दो। और लास्ट में क्या करना है, आपका ओपिनियन मान रहा है तो आपका ओपिनियन अपना थोड़ी होगा। ठीक है, आपका ओपिनियन क्या होगा, जो किसी अच्छे विचारक का होगा। तो वही आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, उसको पॉजिटिव नोट में आपको डन है। तो आपको व्याख्या करनी है, अपना ओपिनियन देना। ओपिनियन क्या देना है, यही तो पक्ष और विपक्ष, कुछ ने पक्ष में दिए होंगे और कुछ ने विपक्ष में। तो आप किसकी साइड में रहो, थोड़ा पक्ष की साइड में रहो, पॉजिटिव साइड में ना होता है। तो ये आपका क्या होता है, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हुआ। चलूं आगे। तो ये आपका क्या था, इतने सारे इसके, कुछ और भी है लेकिन कोई बहुत रिजिड नहीं है। आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद से समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में क्या उसने डिमांड, बहुत रिजिड नहीं है। कई बार क्या करता है, इधर उधर भी यूज कर देता है, ज्योग्राफी में तो खासकर यूज कर देता है। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख देगा, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन अब टेम्परेचर इन्वर्जन में लिख दे तो क्या एप्रिसिएशन करोगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है, एनालाइज करो वहां पर लिख देगा तो उसके में कौन तो है ही नहीं, डिसएडवांटेज। इस तरह से क्या होने चाहिए, कई जगहों पर इस तरह का उल्टा फुल्टा हो जाता है, लेकिन लगभग ज्यादातर क्वेश्चन में आप पकड़ लोगे। एक आधा होगा तो जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसकी थीम समझ में आने। तो मुख्य रूप से ये इतनी कैटेगरीज हैं जो आपको ध्यान में, पहली क्या वाली, दूसरी क्या प्लस क्यों वाली, तीसरी सभी पक्षों वाली, चौथी भी सभी पक्षों वाली, लेकिन एक में पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करना है, एक पर नेगेटिव पे ज्यादा। डन है।
तो ये थे आपके सारे के सारे। कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको क्वेश्चन कल लिख के लाना है। आपको देखो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, देखो यहां पर ये रहा, इसमें लिखा है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएट विद ट्रॉपिकल साइक्लोन। 2022 में क्वेश्चन आया, हिंदी में है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित उत्पत्ति, संरचना एवं मौसम के कारणों का वर्णन। देखो थोड़ा सा बता देता हूं कि देखो यहां पर क्या कीवर्ड है, वर्णन करें। देखो ये क्या है, वर्णन करें। कौन सी कैटेगरी हुई, फर्स्ट कैटेगरी हुई, डिस्क्राइब, याद है, लिस्ट, बट याद आया कुछ, एनुमरेट, डिस्क्राइब पहली कैटेगरी में है, तो ये वाला आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन लिख। और नेक्स्ट में क्लास में जब मैं आऊंगा कल, तो इस पर पूरा हम डिस्कस करेंगे, इसका चार्ट बनाएंगे। मैं पीपीटी का यूज नहीं करूंगा, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को लिखना है, चार्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो आप लोग इसको क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे आराम से, 20 मिनट लगा के क्वेश्चन को लिखना है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जो शुरू से लिख रहे हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको तो अपना जो टाइम है उसके हिसाब से लिखना है। लेकिन आप पहले क्या करोगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर इसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनका आप क्या करोगे, फॉर्मेटिंग करोगे। एक साइड में बना लो पेज पे, उस पर लिखो कि इंट्रो में मैं ये लिखूंगा, मेन बॉडी में मैं ये लिखूंगा, कंक्लूजन में मैं ये लिखूंगा। और उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। और क्वेश्चन को लिख के मेरे पास आप क्या करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो रिवोल्यूशन आईएएस का है, तो नीचे दिया होगा उसका लिंक, वहां पर जाओगे आप, दो चीजें एक साथ मुझे भेजोगे, एक आप अपनी फॉर्मेटिंग को, और दूसरा आप क्या करोगे, अपने आंसर। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और उस पर अपना आंसर भेजना। 5, 7, 10 कॉपी जो होंगी वो मैं चेक करके दिखाऊंगा, और कुछ की जो बेस्ट होंगी वो यहां भी दिखाऊंगा, और बाकी की चेक करके 5, 7, 10 कॉपी हैं वो हम उस चैनल पे डाल देंगे। तो डेली ये एक एक क्वेश्चन दूंगा, एक एक डिस्कशन में करता जाऊंगा, ये करेंगे। इसके बाद देखो ये वाला आपको कल लिख के लाना है, फिर नेक्स्ट डे का काम वो अगला होगा, ये वहां वाला। इससे एक स्टेज ऊपर का क्वेश्चन है जो उसने पूछा था, ये 2019 का है शायद। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड ऑन द ओशनिक पार्ट्स and as soon as they reach the terrestrial part these storms gradually weaken and end, explain with reasons। अब देखो क्या लिखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरीय भागों पर उत्पन्न होते हैं तथा स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं, कारण सहित समझाइए। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, एक्सप्लेन, सेकंड कैटेगरी में आ गया है ना, देखते ही समझ में आने लगा ना। अभी तो शुरू किया हमने, इसको दूसरे दिन लिखेंगे। ये उसका देखो, पहले वाले में हम बेसिक समझ लेंगे, यहां वाले में मैं समझाऊंगा पूरा साइक्लोन कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले वाले में तो हम चक्रवात जब समझ लेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। इससे एक स्टेज ऊपर का क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, रीजनिंग लगानी पड़ेगी, ये हम उससे नेक्स्ट दिन करेंगे। फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो टेम्परेट साइक्लोन पे आएगा, फिर उसको करेंगे। तो पहले हम ज्योग्राफी का सेक्शन उठाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है, बच्चों को कम समझ में आता है। तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, फिर साइंस टेक, सोसाइटी, इस तरह के जो सेक्शन है जो टफ है थोड़े से, वो हम पहले उठाएंगे। तो आपको कल ये वाला क्वेश्चन करके लाना है, मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, मैं चेक कर दूंगा, और कर फिर दोबारा से मिल, इसको डिस्कस करेंगे आराम से कल की क्लास में।